नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास, बहुत ही अहम कृति पर बात करने जा रहे हैं। जी। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी। हमारे पास इस उपन्यास का एक काफी अच्छा विश्लेषण है। ये इसके सारांश, जो मुख्य विषय हैं और प्रतीक, उन सब पर रोशनी डालता है। और देखिए, इस बातचीत का इरादा यही है कि हम इस उपन्यास की आत्मा तक पहुंच सकें। ये बहुत संवेदनशील रचना है, गहरी है और कई बार इशारों में बात करती है। बिल्कुल, इसमें परतें बहुत हैं। हाँ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक ने क्या प्रतीक इस्तेमाल किए, उनके मायने क्या हो सकते हैं और कैसे एक साधारण सी दिखने वाली कहानी में भी मतलब जीवन के बड़े फलसफे छिपे हो सकते हैं। सही कहा। और शुरुआत करने के लिए देखिए, शीर्षक ही कितना काव्यात्मक है। दीवान में खिड़की रहती थी। हाँ, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। तो चलिए, इसी खिड़की से झांकते हुए इस उपन्यास की दुनिया में कदम रखते हैं। जरूर। तो जैसा कि इस विश्लेषण से पता चलता है, कहानी का जो केंद्र है वो एक शिक्षक है। जी, एक स्कूल टीचर। हाँ, एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता है और उसका जीवन पहली नजर में आप कह सकते हैं बेहद आम है। सीमित तनख्वाह है, रोजाना के वही बंधे बंधाए काम, समाज की अपनी जड़ताएं हैं। हाँ, एक रास्ता जैसे कहते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा जीवन जिसमें शायद बहुतों को कुछ खास ना दिखे, लेकिन यही कहानी का मोड़ आता है। इस आम दिखने वाले इंसान के भीतर कल्पना की एक असाधारण दुनिया बसती है। ये पहलू मुझे सबसे दिलचस्प लगता है। हाँ, और ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास ही उपन्यास की जान है, मुझे लगता है। एक तरफ वो बाहरी दुनिया की सीमाएं हैं, वो एक रास्ता है, और दूसरी तरफ उस किरदार की मतलब आंतरिक समृद्धि, वो सिस्टम का हिस्सा है, उस रोजमर्रा की जिंदगी को जी रहा है, लेकिन उसका मन वो उस दायरे में बंधा हुआ नहीं है। सही। उसकी संवेदनशीलता, चीजों को महसूस करने की उसकी जो क्षमता है, वो उसे उस माहौल में भी एक अलग पहचान देती है। ये हमें कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि असल जिंदगी शायद बाहरी हालातों से ज्यादा हमारे अंदरूनी नजरिए से तय होती है। बिल्कुल, और इसी अंदरूनी नजरिए, इसी कल्पना की शक्ति का सबसे खूबसूरत प्रतीक है वो खिड़की। हाँ। विश्लेषण इस बात पर काफी जोर देता है कि ये महज दीवार में बना एक छेद या ईंट पत्थर की खिड़की नहीं है। ये एक रूपक है, एक मेटाफर। सही कहा। ये उस शिक्षक के मन की खिड़की है ना? हाँ, बिल्कुल, उसके मन की खिड़की। और ये खिड़की उसके लिए क्या मायने रखती है, ये समझना जरूरी है। ये उसकी कल्पना की उड़ान है एक तरह से। हाँ, बंदिशों से परे सोचने की उसकी इच्छा है, उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता का प्रतीक है। सोचिए, एक बंद दीवार जैसी जिंदगी में एक छोटी सी खिड़की भी कितना कुछ बदल सकती है। सही बात है। रोशनी लाती है, एक अलग नजारा दिखाती है। ठीक वैसे ही ये मानसिक खिड़की उस शिक्षक को अपनी सीमित दुनिया में रहते हुए भी असीम संभावनाओं से, नए विचारों से और एक अलग दृष्टिकोण से जोड़ती है। और विश्लेषण इसे एक बड़े थीम से जोड़ता है, एक रास्ता से मुक्ति। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये मुक्ति मतलब बाहरी दुनिया में किसी बड़े बदलाव से नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि वो नौकरी छोड़ देता है या शहर बदल लेता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुक्ति उसके अंदर से आ रही है, उसकी कल्पना से। और यही इस उपन्यास की सूक्ष्मता है। ये पलायनवाद का महिमा मंडन नहीं कर रहा, वो यथार्थ से भाग नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो उसी यथार्थ को, उसी साधारण जीवन को अपनी कल्पना की नजर से देखकर उसमें नए अर्थ भर रहा है। ये खिड़की दुनिया बदलने का कोई औजार नहीं है, अच्छा। बल्कि दुनिया को देखने, समझने और उसके साथ एक ज्यादा गहरा रिश्ता बनाने का एक आंतरिक तरीका है। ये दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा के दोहराव भरे जीवन में भी इंसान अपनी कल्पना के दम पर एक निजी, एक सार्थक और खूबसूरत दुनिया रच सकता है। ये आज के दौर में मुझे लगता है बहुत जरूरी बात है, जहां बाहरी चीजों पर हमारा जोर कुछ ज्यादा ही रहता है। ये बात तो है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी नीरस या मुश्किल लगे, अंदर की दुनिया तो खैर हमारी अपनी है। अच्छा, ये तो हुई कल्पना और आंतरिक स्वतंत्रता की बात, लेकिन कहानी में मानवीय रिश्ते भी हैं। जी। विश्लेषण बताता है कि नायक के जीवन में एक प्रेम कहानी भी है। एक लड़की से उसका भावनात्मक जुड़ाव बनता है, पर यह भी बहुत बहुत दबे पांव आता है। इसमें शोर नहीं है। हाँ, और प्रेम का ये चित्रण भी उपन्यास के मूल स्वभाव से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें कोई मेलोड्रामा नहीं है, कोई ऊंची आवाज में इजहार नहीं है। ये बहुत शांत, धीमा और अंदर ही अंदर महसूस किया जाने वाला एहसास है। ये दिखाता है कि जैसे कल्पना की दुनिया चुपचाप पनपती है, वैसे ही गहरे मानवीय भाव भी जरूरी नहीं कि शोर मचाएं। अच्छा,
वो साधारण बातचीत में, खामोशी भरे पलों में और बिना कहे समझी जाने वाली बातों में भी मौजूद हो सकते हैं। मतलब जैसे बाहर से सब सामान्य दिख रहा है, पर अंदर भावनाओं का एक गहरा समुंदर है। ये उपन्यास की संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है ना? बिल्कुल। ये कहने का एक तरीका है कि आम लोगों की जिंदगियों में भी असाधारण गहराई होती है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। ये उपन्यास बाहरी सतह के नीचे छिपी हुई सच्चाइयों को, वो जो अनकही भावनाएं हैं, उनको ज्यादा महत्व देता है। और यहीं पर मुझे लगता है लेखक की भाषा और शैली की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, इस पर तो बात करनी होगी। विनोद कुमार शुक्ल अपनी भाषा के लिए जाने जाते हैं। विश्लेषण में भी इस पर काफी जोर दिया गया है। उनकी भाषा कैसी है? बिल्कुल रोजमर्रा की बोलचाल जैसी, बहुत सहज। हाँ, सहजता। लेकिन उसमें जादू है। ऐसा लगता है जैसे वो साधारण शब्दों से असाधारण तस्वीरें बना देते हैं। ये उनकी शैली की सबसे बड़ी ताकत है। वो भाषा को जटिल नहीं बनाते, लेकिन फिर भी उसमें एक काव्यात्मकता, एक गहराई ले आते हैं। काव्यात्मकता से मतलब सिर्फ कविता लिखना नहीं है ना? नहीं, काव्यात्मकता से मतलब है शब्दों के जरिए एक एहसास जगाना, एक तस्वीर खींचना, साधारण चीजों में छुपे सौंदर्य या अर्थ को उजागर करना। शुक्ल जी मामूली चीजों को ऐसे देखते और दिखाते हैं कि वो एकदम नई और अनोखी लगने लगती हैं। उनकी वाक्य रचना, उनका वो धीमापन पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। तो ये कह सकते हैं कि भाषा खुद कहानी कहने का सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि कहानी का एक हिस्सा बन जाती है। जैसे वो खिड़की एक प्रतीक है, वैसे ही भाषा भी पाठक के लिए खिड़की बन जाती है। क्या खूब कहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। भाषा यहाँ सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं है, वो पाठक को उस शिक्षक की दुनिया में ले जाती है, उसकी सोच और महसूस करने के तरीके के करीब लाती है। अच्छा। ने का एक तरह से निमंत्रण देती है। ये शैली बताती है कि किसी बात को कैसे कहा जा रहा है, ये उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि क्या कहा जा रहा है। शुक्ल जी की शैली साधारण में असाधारण देखने का हुनर सिखाती है एक तरह से। इस पूरी बातचीत और विश्लेषण को अगर समेटना हो तो कौन सी मुख्य बातें या संदेश हैं जो पाठक अपने साथ ले जा सकता है? मतलब क्या निचोड़ निकलता है? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहली और शायद सबसे अहम ये कि कल्पना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ। ये वो खिड़की है जो किसी भी दीवार में खुल सकती है। हमारी सोच, हमारी आंतरिक स्वतंत्रता हमें किसी भी बाहरी सीमा से परे ले जा सकती है। ये एक उम्मीद जगाने वाली बात है। बिल्कुल। और दूसरी बात? दूसरी बात यह है कि साधारण लगने वाले जीवन को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। हर आम जिंदगी में असाधारण भावनाएं, गहरे विचार और दुनिया को देखने के अनूठे नजरिए छिपे हो सकते हैं। जरूरत बस उन्हें पहचानने की है। हाँ, जरूरत बस उन्हें पहचानने वाली संवेदनशील नजर की है। ये उपन्यास हमें वही नजर देने की कोशिश करता है। और तीसरा संदेश शायद साहित्य की भूमिका से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। तीसरा संदेश ये है कि अच्छी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमारे नजरिए को चुनौती देती हैं और हमें अपने और अपनी दुनिया के बारे में कुछ नया सिखाती हैं। साहित्य हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर एक गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। ये उपन्यास उसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कहानी हमारी सोच के दायरे को बड़ा कर सकती है। ये तीनों ही बातें बहुत गहरी हैं। कल्पना की ताकत, साधारण में असाधारण और साहित्य का गहरा प्रभाव, ये बातें आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शायद और भी ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल। आज जब सब कुछ इतना बाहरी, इतना दिखावटी होता जा रहा है, ऐसी रचनाएं हमें अंदर झांकने, ठहरने और महसूस करने का मौका देती हैं। ये याद दिलाती हैं कि सच्ची रिचेस, सच्ची समृद्धि शायद हमारे अंदर ही है। सही कहा। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी आंतरिक दुनिया हमें विस्तार दे सकती है, हमें मुक्त कर सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जीवन को देखने का एक दर्शन भी है। तो आज हमने विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के कई अहम पहलुओं पर विस्तार से बात की। हमने देखा कि कैसे एक साधारण सरकारी स्कूल के शिक्षक की कहानी कल्पना और यथार्थ के बीच एक बहुत महीन धागे पर चलती है। जी। हमने उस खिड़की के प्रतीक को समझा जो महज एक भौतिक वस्तु ना होकर मानसिक स्वतंत्रता, उम्मीद और नए नजरिए का द्वार है। हमने कल्पना, स्वतंत्रता और रोजमर्रा की एक रास्ता से मुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा की। हाँ, और प्रेम का वो सूक्ष्म चित्रण भी। हाँ, साथ ही प्रेम और मानवीय रिश्तों के बेहद नाजुक और शांत चित्रण को महसूस किया। और अंत में हमने विनोद कुमार शुक्ल की उस अनूठी, सहज लेकिन गहरी और काव्यात्मक भाषा शैली के जादू को समझने की कोशिश की जो इस उपन्यास को इतना खास बनाती है।
इस सारी बातचीत के बाद एक विचार मेरे मन में कौंध रहा है, जो उपन्यास के मूल तत्व और इस विश्लेषण से ही उपजा है। अच्छा, ये कहानी और उसका खिड़की का प्रतीक हमें खुद अपने जीवन पर सोचने को उकसाता है। सोचने लायक बात यह है कि हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी की दीवारें हैं। रोजमर्रा की मजबूरियां, आदतें, हमारी सीमित सोच। हाँ, होती हैं। पर क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि इन दीवारों के बीच हमारी अपनी अनदेखी खिड़कियां कौन सी हैं? वो शायद हमारी दबी हुई रचनात्मकता हो, कोई नया शौक सीखने की इच्छा हो, दुनिया को अलग नजरिए से देखने की संभावना हो, या बस अपने अंदर की आवाज सुनने का साहस हो। ये वो खिड़कियां हैं जिन्हें हम अक्सर बंद रखते हैं, पर जिन्हें खोलकर शायद हम भी अपनी दुनिया को थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और रोशन बना सकते हैं। ये सवाल है जो ये उपन्यास हमारे लिए छोड़ जाता है। बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। अपनी खिड़कियां ढूंढना और उन्हें खोलना।